नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती जोरों शोरों से आई हुई है और बिहार टीचर भर्ती जो टीजीटी पीजीटी का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं। बिहार टीचर भर्ती टीजीटी पीजीटी इतिहास, ठीक है। तो जो लोग बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के प्रति गंभीर है वो लोग सीरियस हो जाएं और लगातार मटेरियल हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर लगातार मिल रहा है, उसे फॉलो करिए, उसे देखते रहिए। देखिए मित्रों, हम जो बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री है उसको मैं कई तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग जान लें कि बीपीएससी हिस्ट्री, इस पे क्लासें कौन सी चल रही हैं। बीपीएससी हिस्ट्री की भी चल रही है और टीजीटी हिस्ट्री की भी चल रही है। मतलब टीजीटी सोशल साइंस में अगर आपका हिस्ट्री पोर्शन है तो वो भी मैं 100% आपका कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग सीरियस हैं बिल्कुल और सीरियस हो जाइए। और 799 रुपए का यह कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और इसमें आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी। पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी और पूरा हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी मिलेगा। साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगा, एक एक चैप्टर का नोट्स दूंगा। और जैसे ही आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अलग आपको मटेरियल दूंगा और पूरा और अलग मटेरियल दूंगा कि एक एक इतिहास का एक एक पोर्शन, जो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, एक एक पोर्शन से मैं आपको नोट्स दूंगा और उसका भी लेक्चर्स कराऊंगा। तो पूरी तैयारी, बेहतरीन तैयारी होगी। तो जो लोग सीरियस है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी दर्ज है और ऊपर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यह क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला है, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, यह आपका 7वां भाग है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, यह आपका बुक है और इसी बुक से मैं यह प्रश्न आप लोगों के सामने लाया हूं जो बीपीएससी के लिए, ईएमआरएस के लिए और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवल 799 रुपये फीस है, आप लोग यह कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज का जो लेसन है ना वो है इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार, इस चैप्टर में पूरी तरह से किस तरह से मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी, इस्लाम मजहब की स्थापना किया और इस्लाम मजहब की स्थापना में कौन कौन सी अवरोध आए, कौन कौन सी परेशानियां हुई, किस तरह से इस्लाम का शुरुआती समय में किस तरह से उसका विरोध हुआ, किस तरह से मक्का से मदीना लोग मोहम्मद साहब उनके नुमाई गए और मदीना में एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किए। मक्का में जो काबा है वह कितना बड़ा धार्मिक स्थल है और ये सब कुछ इसमें है इस्लाम के उदय और विस्तार में, ठीक है। तो आइए इसी चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वह लोग कोर्स जरूर परचेज करना, देखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें जो आपको मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हम लोग देखते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, 600 से 1200 ईस्वी, सन 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इस्लामिक क्षेत्र का इतिहास है, इसकी जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो इस्लामिक क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देते हैं। देखिए, ये थोड़ा क्रम गलती हो गया है, उसे थोड़ा नजरअंदाज किया करिएगा, कुछ कंप्यूटर का मिस्टेक है। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक कृतियां, जैसे जीवन चरित्र, जैसे किसी शासक का या किसी उस समय के किसी भी विद्वान का जीवन चरित्र हो, उससे क्या है, इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पैगंबर की कथन और कृतियों की अभिलेख जो हैं, उससे इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर कुरान की टीकाएं, कुरान पर जो ग्रंथ लिखी गई हैं, उससे इस्लामिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर कानून की पुस्तकें, कानूनी पुस्तकें जो कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये सब कुरान की जो पुस्तकें हैं और जो फतवा समय समय पर जारी होता है, इसमें क्या है, कानूनी पुस्तकें थी। भूगोल, यात्रा वृत्तांत, जो मुस्लिम विद्वान थे, मुस्लिम स्कॉलर थे या मुस्लिम घुमक्कड़ लोग जो थे, एक जगह से दूसरी जगह जो घुमा करते थे, उनके यात्रा वृत्तांत, इससे क्या होता है, जैसे मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो क्या था, वह यात्री था, तो उसके अभिलेख, उसके उल्लेख, उसके जीवन यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है। फिर साहित्यिक रचनाएं, जैसे कहानियां, कविताएं, तो ये क्या है, सब ये इस्लामिक इतिहास जानकारी के स्रोत हैं, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा,
पैगंबर मोहम्मद को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा, इस घटना का इस्लाम के इतिहास में क्या महत्व है। मैंने आपको अपने नोट्स में यह बातें जानकारी आपको दिया था और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से मैं नोट्स को कंप्लीट कराया, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। तो उसमें हमने यह बात की जानकारी आपको दी थी कि पैगंबर मोहम्मद को शुरुआती समय में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी इनको शुरुआती समय में। तो शुरुआती समय में मक्का पर इनका प्रभुत्व था, इनके कबीले का, और क्या बोलते हैं, काबा में यह लोग बहुत ही प्रतिष्ठित लोग माने जाते थे, यह कुरैशी कबीला से थे। ठीक है, तो मक्का में इतना विरोध हुआ था जब यह इस्लाम लेकर आए पैगंबर मोहम्मद, तो उसके बाद इनको मक्का छोड़ना पड़ा। ठीक है, और मक्का से इनको मदीना जाकर रहना पड़ा, मदीना चले गए वो। ठीक है, तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है ना, इसी को हिजरा बोला जाता है, इसी को मुस्लिम समाज में हिजरा बोला जाता है। तो इनको मक्का क्यों छोड़ना पड़ा, इस घटना का इस्लाम के इतिहास में क्या महत्व है, यही आपको बताना है। तो उत्तर देख लीजिए। मक्का छोड़ने का कारण वहां के समृद्ध लोगों का विरोध था। वहां के समृद्ध लोग विरोध कर रहे थे, जो प्रभावशाली लोग थे वह इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का विरोध कर रहे थे। उन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना अच्छा नहीं लगा। पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया, देवी देवताओं को ठुकराया। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जबकि वहां के लोग मूर्ति पूजक थे। तो इनको यह बातें बहुत बुरी लगी वहां के लोगों को, और इस तरह से इनका विरोध हुआ पैगंबर मोहम्मद का। ठीक है, 622 ईस्वी में पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरा कहा गया। तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा थी पूरी, इसे क्या कहा गया, हिजरा कहा गया। इस वर्ष में मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। तो जो मक्का से मदीना तक की यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने किया था 622 ईस्वी में, उसी 622 ईस्वी से ही हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। ठीक है, हालांकि यह जो 622 से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की गई, लेकिन इसकी घोषणा बाद में होती है, 633 के करीब होती है, आगे बताऊंगा। लेकिन इसकी काउंटिंग कहां से हुई, 622 से ही। तो देखिए कितने फैक्ट भी आपको मिलते जा रहे हैं, ये सब जरूरी है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा, खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया, इस संस्था के क्या उद्देश्य थे। खिलाफत संस्था मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम मजहब जो है उसका मुख्य अधिकारी कौन होगा, किसके इशारे पर, किसके नियमों पर, निर्देशों पर मुस्लिम समाज चलेगा। ठीक है, इसे ही खिलाफत कहा गया है। तो खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया, इस संस्था के क्या उद्देश्य थे, संक्षेप में लिखिए। तो पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद वैध पैगंबर का अभाव। तो पैगंबर मोहम्मद का जब देहांत हो गया, जब वो नहीं रहे, तो उस समय कोई पैगंबर तो था नहीं। ठीक है, वैध पैगंबर का अभाव था, इसलिए खलीफा जैसा पद आया, जो न्यायसंगत उत्तराधिकारी माना जाता था किसका, पैगंबर मोहम्मद का। मुसलमानों में मतभेदों को दूर करने के लिए खिलाफत संस्था का निर्माण आवश्यक था। कि मुस्लिम समाज जो था अलग अलग मतभेद में बटा हुआ था, अलग अलग, और परेशान हो गए थे लोग। ठीक है, सबके अपने अलग अलग कानून थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से मजहब को मापते थे, तौलते थे। तो इसीलिए तो मतभेदों को दूर करने की खिलाफत संस्था क्या था, अनिवार्य था। ठीक है, समुदाय के नेता को पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा माना गया। तो पैगंबर का प्रतिनिधि किसे माना गया, खलीफा को माना गया। अच्छा, ये खलीफा के उद्देश्य क्या थे, तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना। मुस्लिम समाज जो अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, सैकड़ों अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था, उन पर नियंत्रण कायम करना, उन पर नियंत्रण लागू करना खलीफा का क्या था, उद्देश्य था। फिर राज्य के लिए संसाधन जुटाना, जो मुस्लिम राज्य है, जो इस्लामिक राज्य था, उसके लिए संसाधन जुटाना भी खलीफा का उद्देश्य था। अब खलीफा क्या करता था, एक राजा की भांति था, और वह क्या करता था, आक्रमण करता था, अटैक करता था। आक्रमण इसलिए भी करता था क्योंकि उसको राज्य के लिए संसाधन जुटाना था, और दूसरा उसे इस्लाम का प्रचार करना था। प्रश्न 3 देखिएगा, उमैद वंश के अब्द अल मलिक ने अरब इस्लामी पहचान के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए, किन 2 कार्यों का उल्लेख करा। तो उमैद वंश के अब्द अल मलिक, ये उमैद वंश के खलीफा होते थे, उमैद वंश के खलीफा थे अब्द अल मलिक। ठीक है, इन्होंने इस्लामी पहचान के लिए, विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए, मतलब इन्होंने इस्लाम की उन्नति के लिए, इस्लाम के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किया, उमैद वंश के खलीफा अब्द अल मलिक ने। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, उमैद वंश के खलीफाओं ने इस्लामी सिक्के चलाए, जिन पर अरबी भाषा में लिखा था, मतलब इस्लामिक सिक्के चलाए सबसे पहले। और इसमें किस भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था इस सिक्कों पर। ठीक है, फिर जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाया, जेरूसलम में एक इमारत बनवाई जिसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। ठीक है, और इसी को अल-अक्सा मस्जिद यहीं पर है, अल-अक्सा मस्जिद, जिसको लेकर मुस्लिम बार बार अपना दावा ठोकते हैं जेरूसलम में, अल-अक्सा मस्जिद यहीं पे है।
डोम ऑफ रॉक कहिए या फिर अल-अक्सा मस्जिद कहिए। धर्म युद्धों, प्रश्न 4 देखिएगा, धर्म युद्धों का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में विवरण करिए। धर्म युद्धों का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका संक्षेप में वर्णन करना है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये धर्म युद्ध है क्या। धर्म युद्ध का मतलब जिहाद से है। इसे हिंदी में थोड़ा सा बहुत अच्छा शब्द हो जा रहा है, धर्म युद्ध बोल दिया जा रहा है, जिहाद से है। तो जिहाद का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो धर्म युद्ध हुए थे, ये जो जिहाद हुआ था, यह जेरूशलम से संबंधित है। तो यही था कि जेरूशलम में इन्होंने क्या बनवाया था, उमैयद वंश के शासकों ने डोम ऑफ रॉक बनवाया, अल-अक्सा मस्जिद बनवाया। तो यह जेरूशलम इनके लिए क्या था, पवित्र स्थल था जेरूशलम मुसलमानों के लिए। लेकिन जेरूशलम में बाद में ईसाइयों का भी कब्जा हो गया, ईसाई भी अपना दावा ठोकते हैं, यहूदी भी अपना दावा ठोकते हैं जेरूशलम में। तो इसको लेकर यह मुस्लिम, देखिए मुस्लिम और ईसाइयों के मध्य में 3 युद्ध हुए थे जेरूशलम को लेकर। शुरुआत में ही युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुए थे, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, धर्म युद्ध कहा गया है। तो देखिए मुस्लिम राज्यों ने ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी शुरू कर दी, ठीक है। पूर्व एवं पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली का प्रभाव बढ़ गया। पूर्व और पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली का प्रभाव बढ़ गया। मतलब पहले अरबी व्यापारियों का प्रभाव था, लेकिन अब इटली के व्यापारियों का प्रभाव बढ़ गया था, ठीक है। तो यह हुआ धर्म युद्ध का ईसाई मुस्लिम संबंधों पर, यह 2 प्रभाव विशेष रूप से पड़े थे, ठीक है भाई। जब धर्म युद्ध होगा, ईसाई और मुस्लिम में आपस में युद्ध होगा, तो कठोर नीति अपनाया गया मुस्लिम राज्यों के द्वारा ईसाई प्रजा पर, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, इटली का प्रभाव भी बढ़ गया। इटली जो था वहां पर पूर्व पश्चिम में होने वाले व्यापार पर इटली का प्रभाव बढ़ गया। मतलब वहां पर अरब के व्यापारी जो थे, यूरोप में जाकर माल बेचते थे ना, अब उनको पर अंकुश लगाया गया। और इस तरह से क्या हुआ, यूरोप में या बाकी जगह पर इटली के व्यापारियों का प्रभाव बढ़ा। प्रश्न 5 देखिएगा, इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं संक्षेप में लिखिए। इस्लाम की शिक्षाएं क्या है। पैगंबर मोहम्मद खुदा का संदेश वाहक है, यह आपका पहली शिक्षा है। केवल अल्लाह ही इबादत की जानी चाहिए, केवल अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए, यह पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा है। दैनिक प्रार्थना, मतलब दिन में 5 बार नमाज, दिन में 5 बार नमाज मुसलमानों की, यह सब मुख्य शिक्षाएं हैं जो हर एक मुसलमान को करनी चाहिए। खैरात बांटना, जो गरीब हों उनको खैरात बांटना चाहिए। जीवन में एक बार हज की यात्रा करना चाहिए, एक बार मक्का की यात्रा करना चाहिए। तो 5 शिक्षाएं हैं इस्लाम की, ठीक है। तो यह हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिया है। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और यह इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित यह लेसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। और देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिया हम लोगों ने, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अरब देश के बड़े भाग को अपने धर्म, समुदाय और राज्य में लाने में सफलता प्राप्त की, विवरण दीजिए। तो पैगंबर मोहम्मद शुरुआत में क्या, ये इस्लाम के संस्थापक थे, ठीक है, इस्लाम की स्थापना किया। लेकिन बाद में इन्होंने अपने मतों का प्रचार करने के लिए सेना भी संगठित की थी, अरब के बड़े बड़े कबीलों को संगठित किया था। और मक्का से जब मदीना भाग कर गए, तो मदीना में यह क्या की, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया कहाँ, मदीना में। वहां लोगों को संगठित किया, ठीक है, धर्म का उपदेश दिया, ठीक है, इस्लाम के बारे में बताया। और उसके बाद इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इस्लाम के विरोध में जो लोग हैं उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़े थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अरब देश के बड़े भाग को अपने धर्म, समुदाय व राज्य में लाने में सफलता प्राप्त की। मतलब अरब देश के बड़े भाग को अपने धर्म, समुदाय में ला दिए, ठीक है। मदीना में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की, ठीक है भाई। जो अनुयायी हैं उनके खून के प्यासे मक्का के समृद्ध लोग हो गए थे, तो इसके लिए उनको राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जरूरी पड़ गया, ताकि वह अपने आप को मजबूत बना सके, जिससे वह अपनी और अपने अनुयायियों की सुरक्षा प्रदान कर सके। आंतरिक लड़ाई का समाधान किया, और अंदर की जो लड़ाई है, जो गृह युद्ध है, अंदर की लड़ाई, ठीक है, जो मतों की लड़ाई है मक्का मदीना में, इसका भी समाधान किया। उपवास जैसे कर्मकांडों, नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और परिष्कृत करके धर्म को सुदृढ़ किया। उपवास जैसे रोजा रखना शुरू करवाया, फिर नैतिक सिद्धांत को भी शुरू करवाया कि शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब सिद्धांत, ठीक है। उम्मा को एक बड़े समुदाय में बदल दिया। उम्मा जो था राजनीतिक संगठन था, उम्मा क्या था, यह राजनीतिक संगठन था, मतलब मोहम्मद साहब का। तो इसको एक क्या कर दिया, एक बड़े समुदाय में बदल दिया उम्मा को। आय के स्रोत,
अच्छा, मोहम्मद साहब की आय के स्रोत क्या थे? कृषि, मतलब कि जो इस्लामिक राज्य था उसके आय के स्रोत क्या थे? कृषि, व्यापार और ज़कात आदि थे। मतलब जो लोग व्यापारी लोग थे वह लोग दान दिया करते थे। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के प्रयासों के कारण मदीना उभरते इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। मतलब मदीना पर मोहम्मद साहब और उनके नुमाइयों का विशेष प्रभाव था, इसलिए यह क्या है, इस्लामिक राजधानी बन गया और मक्का क्या बन गया, धार्मिक केंद्र बन गया। प्रश्न 2 देखिएगा, अब्बासी राज्य के 9वीं सदी में कमजोर होने के कारणों तथा परिणामों का उल्लेख करें। हमने आपको बताया कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उमैद वंश के खलीफा हुए। उमैद वंश के खलीफा हुए। खलीफा कौन होते थे? वह मोहम्मद के न्याय संगत उत्तराधिकारी होते थे मोहम्मद साहब के बाद। तो उमैद वंश के खलीफा हुए, फिर उमैद वंश के खलीफाओं का अंत हो गया, फिर उसके बाद अब्बासी वंश के खलीफा हुए। अब्बासी वंश के खलीफा हुए। ये जो अब्बासी वंश के खलीफा थे ये कहाँ से थे? ईरान से थे। तो यही कह रहा है, अब्बासी राज्य के 9वीं सदी में कमजोर होने के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। 9वीं सदी में अब्बासी राजवंश के खलीफाओं का भी अंत हो गया लगभग। तो क्या है कारण? अब्बासी वंश के शासकों का अंत के क्या कारण है? कमजोरी क्या कहेगा, क्या कारण है? सेना और नौकरशाहों में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में झगड़ा। तो उसमें क्या थे? उमैद वंश के खलीफा जो थे उसमें अरब वासी थे, मतलब अरब समर्थित लोग थे। अब्बासी वंश के जो खलीफा थे ईरानी थे, तो उसमें ईरान समर्थित नौकरशाह थे। तो उसमें क्या हुआ? अब्बासी खलीफाओं का अंत इसलिए हुआ कि इनकी सेना में और नौकरशाहों में अरब समर्थक भी थे और ईरान समर्थक भी थे, और इन लोगों में क्या होता था? आपस में झगड़े हुआ करते थे। 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद, तो 810 में एक अब्बासी वंश का खलीफा था हारून अल रशीद। हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, तुर्की गुलाम अधिकारियों द्वारा नए शक्ति गुट का निर्माण। अब ये तुर्की गुलाम अधिकारी भी एक नए शक्ति गुट का निर्माण किए। ठीक है। तो कई प्रकार से गुटबंदी का शिकार होने के कारण अब्बासी खलीफाओं का अंत हो गया। अब्बासी खलीफाओं के अंत के क्या परिणाम हुए? कई नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए, जैसे ताहिरी, ससानी, तुलुनी। ठीक है। बुहाई नामक शिया राजवंश 945 ईस्वी में बगदाद पर अधिकार कर लिया। तो एक शिया राजवंश था बुवाही नाम का शिया राजवंश था, जिसने 945 में बगदाद पर अधिकार किया। ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, इस्लामी राज्य में कृषि व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? इन विशेषताओं से पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें, कृषि व्यवस्था को स्पष्ट करें। मतलब इस्लामी राज्य में जो कृषि व्यवस्था थी उसको स्पष्ट करना है। तो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। जमीन के स्वामी छोटे बड़े किसान और राज थे। जमीन के स्वामी कौन था? छोटे बड़े किसान थे और राज थे। मतलब कुछ जो जमीनें थी वह राज्य सरकार की थी और कुछ जो जमीनें थी वह छोटे बड़े किसानों की थी। कर राज्य की ओर से एकत्रित किया जाता था। कर किसको देना होता था? राज्य को देना होता था। गैर मुसलमान उपज का आधा से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देते थे। गैर मुसलमानों को जजिया देना पड़ता था। ठीक है। उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता था। उपज का आधा, कभी कभी होता था कि उपज का आधा हिस्सा या फिर आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर कर देते थे। ठीक, कभी 1/2, कभी 1/5 भी देते थे। राज्य द्वारा सिंचाई प्रणालियों, बांधों या नहरों के निर्माण या कुओं की खुदाई के लिए सहायता की जाती थी। ठीक है। पहली बार खेती करने पर कर में रियायत दी जाती है। जो पहली बार खेती करता था उनको कम टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि पहली बार खेती में उपज उतना अच्छा होता नहीं था। ठीक है। भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता था, तो कर में रियायत दी जाती थी। अब देख लेते हैं, तो इस्लामी राज्य में कृषि की विशेषता हम लोगों ने देख लिया। विशेषताओं पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें कि विशेषताओं से क्या प्रभाव पड़ा। खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। कई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैगन की खेती शुरू हुई और यूरोप को इनका निर्यात किया गया। यूरोप को क्या किया गया? इनका निर्यात किया गया। ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख करिए। मध्यकालीन इस्लामी समाज पर यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव का उल्लेख करना है। उमैद वंश और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियाई भाषा की पुस्तकों का अनुवाद करवाया। ठीक है। ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना का भी विकास हुआ था इस समय।
सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया में यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। अल मामून के शासनकाल में बगदाद में पुस्तकालय और विज्ञान और संस्थान को सहायता दी गई। तो यह सब काम हुए। अरस्तु की पुस्तकें, यूक्लिड की एलिमेंट्स, टोलमी की पुस्तक एल्मागोस्ट की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। खगोल विज्ञान, गणित, जो चिकित्सा के विषय में भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। तो यह सब मतलब कि साहित्य में भी विशेष रूप से उन्नति हुआ था। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा। मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य के व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देते हुए यह बताइए कि इसका मुद्रा के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो व्यापार दो मुख्य मार्गों, देखिए जो मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य में जो व्यापार होता था दो मुख्य मार्गों से होता था, लाल सागर और फारस की खाड़ी। आज भी जो जलपोतें जाती है इन्हीं दो मार्गों से जाती है ना। ठीक है, मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर और फारस की खाड़ी तक जहाजों द्वारा लाया जाता था। भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किया जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों के हाथ में था। ठीक है, चौथी शताब्दी में काहिरा के उभरने से और इटली में पूर्वी माल की बढ़ती मांग के कारण लाल सागर का महत्व बढ़ गया। ईरानी व्यापारी चीनी वस्तुएं लाने और बगदाद से बुखारा और समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तो यह सब काम हुआ। मुद्रा का प्रसार भी हुआ। राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन से मुद्रा का प्रसार बढ़ गया था। ठीक है, सोने और चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे थे। बहुमूल्य धातुएं, सिक्के पूर्वी व्यापार की वस्तुओं के बदले यूरोप से लाए जाते थे। धन की बढ़ती मांग के कारण सिंचित भंडारों और बेकार संपत्ति का उपयोग होने लगा। ठीक है, उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया था। ठीक है, इस्लामी दुनिया की इमारतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। मतलब इस्लामी दुनिया में इमारतों की क्या विशेषता थी। अधिकतर इमारतें जो थी वह धार्मिक मस्जिदें थी, मकबरे थे, इबादतगाह थे। ठीक है, इमारतों का बुनियादी नमूना एक जैसा था। मतलब मुस्लिम समाज में जो भी इमारतें बनती थी उनका नमूना क्या था, एक जैसा ही था। ठीक है, सब में गुंबद या मीनार आदि होता था। इमारतें इस्लामी आध्यात्मिक व व्यवहारिक जरूरतें पूरा करती थी। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है आपका इस्लामी राज्य और विस्तार संबंधित, इस्लाम का उदय और विस्तार संबंधित है। बहुत लंबा चैप्टर था, मैंने किसी तरह जल्दी क्लियर करवाया। मैं ये कोशिश में रहता हूँ कि पढ़ाना बहुत जल्दी है, तो इसीलिए मैं अपने तरीके से जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको का। ठीक है, बाकी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपको।